कि जो मेरे साथ हुआ एलआईसी में रहते हुए, वो किसी दूसरे के साथ ना हो पास, वो सब लोग बताते हैं, बट जो अंदर की जो रियलिटी है ना, वो कोई नहीं बताता। बट ऑल ऑफ अ सडन मेरे साथ हुआ कि मुझे टर्मिनेशन लेटर इन्होंने हैंड ओवर कर दिया। Based on this, you filed a case against LIC. जैसे ही मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो पे जो रिस्पॉन्स आया, वो मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड था। सर, कई बार तो मुझे लगता है कि प्राइवेट से भी थोड़ा बेकार सिनेरियो है। तो फिर मैंने वो कोर्ट केस किया एंड अभी भी सिर्फ मेरा जो ग्राउंड है कोर्ट केस करने का वो यही है। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ आस्क रवि पॉडकास्ट। जी हाँ, आज के पॉडकास्ट में हमने एक काफी स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, जिनका नाम है प्रतिभा जी। प्रतिभा जी ना एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने LIC पे केस कर दिया है। जी हाँ, और वो क्यों किया है, ऐसी क्या सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से उनको ये कदम उठाना पड़ा, इसके बारे में इस पॉडकास्ट में हम सीधा उन्हीं से सुनने वाले हैं। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो पॉडकास्ट है ना, ये एंटी LIC पॉडकास्ट बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज प्रतिभा जी खुद भी एंटी LIC नहीं है। उन्होंने LIC ज्वाइन किया था, कुछ रीजंस की वजह से उनको टर्मिनेट किया गया, जो उन्हें ऐसा लगता है कि विच वॉज नॉट वैलिड रीजंस। लेकिन उनको भी LIC उतना ही पसंद है जितना आपको पसंद है। जी हाँ, दैट्स वाई आफ्टर लीविंग LIC उन्होंने अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया है, और उस यूट्यूब चैनल पे वो इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, एंड स्पेशली फोकस्ड ऑन LIC कि LIC में अगर आपको काम करना है या LIC में ऑलरेडी आप काम कर रहे हो तो आपको किस तरह से काम करना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपको ओबे करना चाहिए। वो रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं, वो सेल्स के बारे में बात करते हैं, और ऐसे हजारों प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो LIC में आज भी डेवलपमेंट ऑफिसर्स, एजेंट्स, ADOs, PDOs फेस करते हैं। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड लेट्स जंप इनटू द पॉडकास्ट एंड इनवाइट प्रतिभा जी। यस प्रतिभा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट, आस्क रवि पॉडकास्ट। एंड आज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात होने वाली है अबाउट योर एक्सपीरियंस इन LIC, एंड आपने किस तरह से LIC में काम किया, व्हाट वाज योर जर्नी, और कौन सी चीज़ें आपने अच्छी चीज़ें देखी, कौन सी चैलेंजिंग चीज़ें देखी आपने, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सो हाउ आर यू? आई एम गुड सर, थैंक यू सो मच कि आपने इस पॉडकास्ट के लिए मुझे इनवाइट किया एंड आई फील ऑनर्ड। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। प्रतिभा जी, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू योर यूट्यूब चैनल। आपको इनवाइट करने से पहले पहले आपके सारे जितने भी यूट्यूब चैनल पे मैंने आपने वीडियोस अपलोड किए हैं वो मैंने देखे, एंड द रिस्पॉन्सेज दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम पीपल इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज रियली गुड। स्पेशली उनके बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे डाउट्स वो पूछ रहे हैं। वैसे प्रतिभा जी का जो यूट्यूब चैनल है दैट इज स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन LIC, और LIC में किस तरह से आपका एक्सपीरियंस है, LIC में आपको ज्वाइन करना है तो आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बेस्ड ऑन दैट, राइट? सो प्रतिभा जी, सबसे पहले आपको ये पूछना चाहता हूँ दैट व्हाई डिड यू स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल, और आपका पर्पस क्या है इस यूट्यूब चैनल को शुरू करने के पीछे? जी सर, मैंने ये स्टार्ट किया था, एक्चुअली मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, बट मेरे एक कलीग हैं, बैचमेट हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से जो अभी 2023 की जो वैकेंसी आई थी उसमें हाँ। रिक्रूटमेंट हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम लोगों की ऐसे ही नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही थी, देन ही सेड कि प्रतिभा, तुम अभी टर्मिनेटेड हो LIC से, तो एक यूट्यूब चैनल क्यों नहीं स्टार्ट कर देते ताकि जो पीडीओ भी बनेंगे उनको थोड़ी हेल्प हो जाए। करेक्ट। एंड दैट आइडिया क्लिक्ड मी। उन्होंने शाम को मेरी उनसे बात हुई थी एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने वीडियो बना दी। मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब एब्रप्टली ये स्टार्ट हुआ था, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि मैं ऐसे स्टार्ट करूँ। कि मेरे पास जो मोबाइल था, कोई मतलब वॉइस रिकॉर्डर, माइक वगैरह कुछ भी नहीं था। मेरे मेरे पास जो इक्विपमेंट थे बस जस्ट मैंने उन्हीं के साथ स्टार्ट कर दिया। पर्पस सिर्फ एक था कि जो मेरे साथ हुआ LIC में रहते हुए, वो किसी दूसरे के साथ ना हो फर्स्ट। और सेकंड ये चीज है कि क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा क्लियर कट गाइडेंस नहीं है LIC पीडीओस को लेके, स्पेशली एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है वो सब लोग बताते हैं, बट जो अंदर की जो रियलिटी है ना, वो कोई नहीं बताता। तो बस मेरा यही पर्पस था कि मैं दूसरों को गाइड कर सकूं, सो दैट वो इस जॉब में सरवाइव कर सके और उनकी थोड़ी हेल्प हो सके। यही पर्पस था सर।
करेक्ट 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 एब्सोल्युटली बिकॉज और जैसे आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया, अपलोड करना शुरू कर दिया, व्हाट आई सॉ वाज आपके वीडियोस पे कमेंट्स, या आपको आपने भी बताया जैसे आपको ढेर सारे फ़ोन आते हैं फ्रॉम पीपल हु आर एस्पायरिंग टू जॉइन LIC, और बहुत सारे सवाल है उनके, बहुत सारे डाउट्स है। तो ये जब आपको सवाल मिलना शुरू हुआ, व्हाट वाज योर फीलिंग, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस बिहाइंड दिस, कि आप जो सोच रहे थे, आपने जो पर्पस लेके वो चैनल शुरू किया, यू आर स्पॉट ऑन दैट बिकॉज मेनी पीपल वांट्स दिस हेल्प, राइट? जी, जी। बिल्कुल सर जब स्टार्ट किया तो मुझे लगा भी नहीं था कि 100 भी पूरे होंगे। बट जैसे ही मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो पे जो रिस्पॉन्स आया वो मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड था। लोगों ने कनेक्ट करना शुरू किया। मुझे तो ये भी नहीं करेक्ट पता था कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है। बट खुद ही बच्चे आके सजेशन देते रहे कि मैम आप ये बताओ, आप ये बताओ। तो वहाँ से मुझे टॉपिक्स भी मिलते रहे एंड जिस तरीके से बच्चों ने सपोर्ट किया, वीडियोस ने सपोर्ट किया, मतलब वो उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा उन लोगों का थैंकफुल हूँ और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा फ़ील हुआ कि हाँ, ठीक है मेरी वीडियोस किसी के काम आ रही है। तो ये करेक्ट बहुत अच्छी हिट थी। करेक्ट 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 सो आपने सबसे पहले यू ज्वाइंड LIC, आपने वो एग्जाम होती है LIC का, वो LIC का एग्जाम दिया एंड यू ज्वाइंड एज एन ADO, राइट? जी, जी, है जी, ना? राइट। सो थोड़ा सा ये समझा सकते हो क्या प्रतिभा जी, आपके कोई भी बंदा जब एग्ज़ाम देता है, सो वो पहले एग्ज़ाम देने के बाद जब अगर वो सिलेक्ट होता है, सो पहला उसका क्या पोजीशन होता है, दैट इज़ ADO क्या होता है, इसका ये पूरा LIC का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये क्या है, एंड ये पूरा एग्जामिनेशन का जो एंटायर उनका जो स्कीम है, उसमें वो किस तरह से है, यानी कितने टोटल मार्क्स की एग्ज़ाम होती है, आपको कितना थ्रेशोल्ड उस एग्ज़ाम में लेना पड़ता है, यानी पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, और फिर आपको अगर मान लीजिए ADO बनना है या वॉट एवर आपका पहला पोजीशन क्या होता है, इस पर थोड़ा सा बताइए ना, बिकॉज देर आर, हमारा जो ऑडियंस है यूट्यूब का, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं लिटरली LIC ज्वाइन करने के लिए, राइट? सो अगर थोड़ा सा आप पोजीशन वाइज एग्जाम में क्या होता है, कैसे एग्जाम के लिए माइंडसेट क्रिएट करना होता है, अगर इस पे बात करें या स्कीम के बारे में बात करें, दैट वुड बी ग्रेट। वो जी, बिल्कुल सर। सर एग्ज़ाम पैटर्न की और स्कीम की बात करें, तो ये एग्ज़ाम जैसे IBPS कंडक्ट कराता है। हम्म। जैसे और बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, बैंक के होते हैं, बिल्कुल वही पैटर्न रहता है। प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स जब आप क्लियर कर लोगे 100 मार्क्स का प्रीलिम्स रहता है, प्रीलिम्स आप क्लियर कर लोगे, मेंस होएगा, वो 200 मार्क्स का होता है एंड देन इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये पूरी प्रोसेस चलती है। तो ये एग्जाम्स जो होते हैं पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स होते हैं, यानी ये हाँ, क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस दे दिए वगैरह टाइप्स? जी, जी। ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम होता है, पूरा ही ऑब्जेक्टिव हम्म। टाइप का होता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो और चाहे मेंस हो। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसकी जो फाइनल कट ऑफ में इसके मार्क्स ऐड नहीं होते, सिर्फ मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स डिसाइड होते हैं। और जहाँ तक कट ऑफ की बात है, सर वो जितने भी डिवीज़न हैं, LIC के जितने भी डिवीज़न है, डिवीज़न टू डिवीज़न कट ऑफ वेरी करती है। सपोज़ कीजिए ओके। किसी ने नॉर्थ डिवीज़न से फॉर्म अप्लाई किया, तो हम्म। उसकी कट ऑफ अलग जाएगी। अगर किसी का साउथ डिवीज़न है, तो वहाँ अलग जाएगा। तो इस तरीके से डिवीज़न टू डिवीज़न पे कट ऑफ इनकी होती है डिसाइड। ऐसे कोई ओके एक कट ऑफ नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया की एक ही कट ऑफ है। ओके ओके सो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा क्या जैसा जाता है, जैसे अलग दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बेसिक इंग्लिश है, आपका लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ्स हो गया, राइट? वैसे ही इसमें होता है या इसका कुछ अलग कोर्स होता है? नहीं सर, इसमें भी सेम ही पैटर्न होता है। ओके। मतलब प्रीलिम्स में वही इंग्लिश, मैथ या रीजनिंग, मतलब मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि काफी हम्म। समय हो गया मुझे एग्जाम दिए राइट हुए। बट राइट। इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, यही तीन चीजें आती हैं। मेंस जब होता है तो आपका इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स तो आता ही है, हम्म। प्लस में आप जीके और ये जो इंश्योरेंस अवेयरनेस जो है हम्म। वो ऐड राइट। हो जाती है। तो उसके उसके क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो ये रहता है। इंटरव्यू बहुत नॉमिनल सा होता है, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर वो इंटरव्यू के लिए आपकी कॉल आ जाती है। तो उसमें वो बेसिक जैसे इंटरव्यू होता है नॉर्मल, वही पूछते हैं। ओके ओके सो इनका अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा है, क्या जैसे आपने बोला हर स्टेट का इनका कट ऑफ अलग होता है ना? सो मान लीजिए मैंने एग्जाम दे दिया और मैंने वो कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिया, मैंने प्रीलिम्स दे दिया, मैंने मेंस दे दिए, उसके बाद इंटरव्यू होता है, यस? इंटरव्यू में मान लीजिए मैं सिलेक्ट हो गया, देन व्हाट इज द प्रोसेस? क्या मेरे घर पे लेटर आता है, मुझे पोस्टिंग कहाँ करना है वो होता है, या ईमेल आता है, व्हाट इज द प्रोसेस?
तो सर इसमें ईमेल भी आती है और विया पोस्ट भी वो आपको इन्फॉर्म करते हैं। बट कई बार क्या होता है कि जैसे अगर पोस्ट से कोई चीज भेजी हो तो वो मिसप्लेस होने की या फिर डिले होने के चांसेस रहते हैं, तो ईमेल तो फॉर श्योर सबके पास ही आती है। आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है एंड इस डेट को इस जगह पे आपका मेडिकल है, तो आप मेडिकल के लिए चले जाते हो। जब मेडिकल के लिए आपका क्लियर हो जाता है, मेडिकल भी आपका क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद वो आपको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जो कुछ होता है वो प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये एक पूरी प्रोसेस है उसके बाद। और राइट, उसके बाद आप बता रहे आप ये बताइए कि एडीओ क्या होता है, क्योंकि कई लोगों को है ना ये टर्मिनोलॉजीज पता नहीं है ना, कि अगर मैं एग्जाम के बाद मैं सिलेक्ट हो गया कंप्लीटली, अब मैं ज्वाइन कौन सी पोजीशन पे करूंगा, उसके बाद क्या प्रोग्रेशन है पूरा, वो थोड़ा सा उसमें बताइए। तो वंस आप एक बारी आप LIC ज्वाइन कर लेते हो, तो जो आप LIC ज्वाइन करोगे वो ADO की पोस्ट पे करोगे। जो वैकेंसी निकलती है LIC की, वो भी LIC ADO के नाम से ही निकलती है। जो पोस्ट जो आती है वैकेंसी में नोटिफिकेशन में, वो LIC ADO आता है। अब LIC ADO क्या होता है? अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके। तो ये आप 2 महीने तक रहते हो। इसमें आपकी 1 मंथ की इन हाउस ट्रेनिंग होती है और 1 मंथ की आपकी फील्ड ट्रेनिंग होती है, जिसको ब्रांच ट्रेनिंग कहते हैं। तो आपकी इसमें 2 महीने तक, जब जब तक आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा तब तक आप ADO रहोगे, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर रहोगे। 1 महीने बाद जैसे हम लोगों की 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग हुई थी ADO की, तो वो जब हमारी 1 महीने की 1 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम सभी को अपनी अपनी ब्रांचेस अलॉट कर दी गई। तो हम अपनी ब्रांचेस में चले गए। ब्रांचेस में भी 1 मंथ तक आपकी ट्रेनिंग चलती है। एंड जब वो आप ये टोटल 2 मंथ की आप ट्रेनिंग पूरी कर लेते हो, उसके बाद आप PDO बन जाते हो। PDO होता है प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर। तो यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है एंड आपका प्रोबेशन PDO शिप जो होती है वो आपकी 1 ईयर की होती है, जो कि मैक्सिमम 1 ईयर और एक्सटेंड की जा सकती है। उसके रूल्स ओके। एंड रेगुलेशन है, बट मिनिमम जो है पीरियड प्रोबेशन का वो 1 ईयर रहेगा और मैक्सिमम 2 ईयर हो सकता है। जब आप वो प्रोबेशन की जो कंडीशन है वो पूरी कर लेते हो, देन आप कंफर्म डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाते हो। राइट। तो फिर जो आपको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो बेनिफिट वगैरह जो मिल रहे होते हैं, बिल्कुल उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इस तरीके से आपका ये जो करियर है वो स्टार्ट होता है। जैसे कौन से बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं ये लोग? जैसे सर आपका PF डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, आपके जो मेडिकल जो है फैसिलिटीज हैं आप वो ले सकते हो। आप होम लोन, पर्सनल लोन, जो भी आपके लोन होते हैं वो आप ले सकते हो। उन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। राइट। सो एक लिंक्ड सवाल मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, कि लेट्स से 100 लोगों ने अप्लाई किया है ना, तो वो 100 लोगों में से मतलब 100 लोग सिलेक्ट हो गए लेट्स से फॉर एग्जांपल, और वो 100 लोगों में से कितने लोग प्रोबेशन पीरियड जो है वो क्लियर कर पाते हैं और कितने लोग नहीं कर पाते? सर एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, बट हाँ, क्योंकि एक्सपीरियंस है आपके आपका, अंदाजे से, कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मोर देन बताइए क्या रेशियो है। जी मोर देन 50% लोग छोड़ के चले जाते हैं, या तो किसी और जॉब में सिलेक्शन हो जाता है उनका, या फिर वो लोग यहाँ से टर्मिनेट हो जाते हैं। मतलब इस तरह का रेशो रहता है। तो मोर देन 50% लोग जो है इस जॉब में सर्वाइवल रेशो थोड़ा कम है। राइट। सो ऑलमोस्ट 50+ लोग अगर मान लीजिए छोड़ के जा रहे हैं, इट मीन्स अगर वो टर्मिनेट हो जाते हैं या क्या होता है, यानी अगर मान लीजिए उनका प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बावजूद उनको जितना बोला है उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, देन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? उनको टर्मिनेशन लेटर मिलता है या उनको सिंपली बोला जाता है कि बाय बाय, कि आप काम नहीं कर सकते? व्हाट हैपन्स? एक्चुअली सर क्या होता है, नॉर्मली इस जॉब में वही लोग आते हैं जिनको या तो पता नहीं होता कि ये जॉब एक्चुअल में है क्या। है क्या? करेक्ट। करेक्ट। सेकंड है कि इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली इजी है बैंकिंग एग्जाम से, क्योंकि हम्म। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। करेक्ट। जबकि आप कोई और बाकी के एग्जाम दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उनमें क्या होता है, उनमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। सिंस यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो सिलेक्शन के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो सिलेक्शन हो जाता है। एंड अगर आप पूरा नहीं कर पाते, मान लीजिए आपने पूछा कि टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं होती, तो क्या होता है, ऐसे वर्बली नहीं होता, आपको एक लेटर मिलता है कि आपके प्रोबेशन लेटर का सो एंड सो क्लॉज है। आपको जो टारगेट दिया गया था, क्योंकि ये टारगेट बेस्ड जॉब है सर,
एलआईसी में आपको 3 टारगेट पूरे करने होते हैं प्रोबेशन पीरियड में, जब आप एडीओ सेलेक्ट हो जाते हो। तो वो फर्स्ट है नंबर ऑफ एजेंसी, कि आपको एजेंट कितने रिक्रूट करने हैं। सेकंड जो है नंबर ऑफ पॉलिसी, एंड थर्ड जो है प्रीमियम अमाउंट। आपको ये तीनों ही काउंट पे अपने टारगेट जो भी दिए हैं आपको इंस्टीट्यूशन ने, एलआईसी ने, वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। जब आप कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपका पॉसिबिलिटी है आपका टर्मिनेशन हो जाएगा। अब उस पे सर ये जो है ना, ये डिवीजन टू डिवीजन पे वैरी करता है कि आपको, जो मैंने कहा कि 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होता है और मैक्सिमम 2 ईयर जा सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका 20 लाख का प्रीमियम आपको करना था टारगेट, एंड किसी ने अपने प्रोबेशन के फर्स्ट ईयर में 15 लाख कर दिया, अभी उसका 5 लाख जो है वो शॉर्ट है। तो जो ब्रांच मैनेजर है, जो एसडीएम सर है, अगर उन्हें लगता है कि ये बंदा कैपेबल है और कर सकता है, तो उसको 3 महीने और एक्स्ट्रा दिए जाते हैं टारगेट पूरा करने के। तो इस तरीके से होता है। और अगर ये पूरा का पूरा सर इसमें ना मतलब उन लोगों की पावर है, एसडीएम सर के हाथ में पावर है। इसमें कोई क्लियर कट ऐसे नहीं है कि कोई सर्कुलर या कोई नोटिफिकेशन इस तरीके का हो कि अगर आपने 15 लाख काम कर लिया तो आपको एक्सटेंशन मिलेगा, अगर आपने 10 लाख काम किया तो आपको टर्मिनेशन हो जाएगा। ऐसा कुछ क्लियर कट कहीं पे मेंशन नहीं है। ये पूरी तरह से उनका आर्बिट्रेरी डिसीजन है कि हमें अगर लगता है, या उनके हाथ में ये पावर है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है एसडीएम सर की। अगर उन्हें लगता है तो वो एक्सटेंशन देंगे, और अगर उन्हें लगता है कि काम नहीं करेगा तो वो टर्मिनेट भी कर सकते हैं। राइट। और सो आपके केस में क्या हुआ था प्रतिभा जी? आपने ज्वाइन किया, आपने एलआईसी की जितनी भी एग्जाम्स है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों तीन आपने क्रैक कर लिया। यू ज्वाइंड एज एन एडीओ, है ना? उसके बाद आपको क्या टारगेट दिया गया था? एंड उस वो एक्सपीरियंस बताइए कि व्हाई डिड यू केम आउट ऑफ एलआईसी? सर मेरा 2019 के बैच में सिलेक्शन हुआ था, हम्म। एंड जब मेरा प्रोबेशन पीरियड जो स्टार्ट हुआ था वो 1 फरवरी 2020 से स्टार्ट हुआ था। एंड मुझे जो टारगेट पूरे करने थे वो थे 15 एजेंट, 300 पॉलिसी, एंड 20.4 लाख का जो प्रीमियम अमाउंट था वो मुझे कंप्लीट करना था। करेक्ट। इन व्हाट टाइम? कितने टाइम में? 1 साल में। 1 साल के अंदर? ओके। पर जैसा कि आपको मालूम है कि 1 फरवरी को मेरा 2020 को मेरा अपॉइंटमेंट हुआ एज ए पीडीओ, एंड ऑल ओवर इंडिया लॉकडाउन लग गया मार्च में। 20-22 मार्च के आसपास पूरा लॉकडाउन लग गया था। तो जैसे ही मैंने काम शुरू किया उसके तुरंत बाद लॉकडाउन लग गया। तो समहाउ मेरा वो टारगेट जो था वो पूरा नहीं हुआ। उसके बाद मुझे एक्सटेंशन मिले, एंड क्योंकि सेकंड वेव भी आई थी, मेरा जो मैंने एलआईसी में 2 साल काम किया एज ए प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर, एंड जो मेरा पूरा जो प्रोबेशन पीरियड था वो पूरा ही लॉकडाउन वाला था या कोविड वाला था। कोविड की एक वेव आ रही थी, दूसरी वेव आ रही थी, इस तरीके का पूरा होता। तो मेरा जो टर्मिनेशन हुआ वो इस बेसिस पे हुआ कि मैं अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई। एंड टारगेट एज इन जैसे वो हर एक्सटेंशन के साथ मेरा टारगेट बढ़ाते भी जा रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि अगर आपको एक्सटेंशन मिल रहा है तो आपको वही 15 एजेंट, 300 पॉलिसी और 20.4 लाख का प्रीमियम करना है। नहीं, वो हर एक्सटेंशन के साथ वो मेरा इंक्रीज हो रहा है। ओके। तो अल्टीमेटली जो मुझे टारगेट पूरा करना था वो था 500 पॉलिसी, हम्म 27 लाख का प्रीमियम, एंड 23 एजेंट। हाय, एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं मैं कि इस संडे को दोपहर को 3 बजे मैं एक फ्री वेबिनार करने वाला हूं जिसका नाम है ऑटो लीड मास्टरी। जी हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स हैं जिनको कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अप्रोच करना है, राइट? और उनको ये काम है ना, ऑनलाइन करना है, डिजिटली करना है, क्योंकि उनको पता है कि एक एक करके लोगों के घर पे जाना, उनके ऑफिस पे जाने से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यही चीज ऑनलाइन करता हूं ना तो फटाफट और जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, राइट? तो ऑनलाइन ये चीजें आप किस तरह से कर सकते हो, इसके बेहतरीन तरीके मैं सिखाने वाला हूं मेरे फ्री वेबिनार में जिसका नाम है ऑटो लीड मास्टरी। इस संडे को दोपहर को 3 बजे ये वेबिनार होने वाला है, बिल्कुल फ्री है। नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक दे दिया है जिस पे क्लिक करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और इस फ्री वेबिनार में बहुत अमेजिंग ऑनलाइन स्ट्रैटेजी सीख सकते हो। आई एम श्योर आप इस वेबिनार को जरूर अटेंड करोगे। एंड लेट्स गेट बैक टू द पॉडकास्ट। जिसमें से मैंने 33 लाख का काम एलआईसी को करके दे दिया था, 32 एजेंट बना के दे दिए थे, बट जो मेरा नंबर ऑफ पॉलिसी था वो शॉर्ट रह गया था। ओके तो उसके बेसिस पे उन्होंने मुझे सर्विस से टर्मिनेट कर दिया। ओके ओके, राइट।
सो व्हाट आफ्टर दैट, जब टर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है? जस्ट गिव यू अ लेटर कि आप इस डेट के बाद आप नहीं आओगे, या या टर्मिनेशन होता है उसके बाद यू कैन रीअप्लाई? व्हाट इज द क्लॉज, क्या होता है उसके बाद? सर मेरे साथ जब ये चीज हुई तो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब मैंने राइट। कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि करेक्ट। मेरी मतलब मुझे ऐसा बताया गया था कि क्योंकि आई वाज प्रिटी श्योर कि मैंने हमारा जो क्या होता है एज ए पीडीओ एडीओ या डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं, उनका जो होता है अपनी बिजनेस लेके आना, हमारा मेन काम बिजनेस होता है, हमारी जो भी सैलरी आ रही है तो उसको जस्टिफाई करना होता है। सिंस मैंने प्रीमियम अमाउंट इतनी ज्यादा ला दी थी, क्योंकि मुझे 27 लाख करना था, मैंने 33 लाख कर दिया था, तो आई वाज प्रीटी श्योर कि मैं कंफर्म हो जाऊंगी। और मेरे ब्रांच में मोस्टली लोग कह रहे थे कि मैम आप तो कंफर्म हो, है ना, तो एक इस तरह की बातें होने लग गई थी। बट ऑल ऑफ ए सडन मेरे साथ हुआ कि मुझे टर्मिनेशन लेटर इन्होंने हैंड ओवर कर दिया। मुझे आज भी याद है 8 फरवरी को मेरा प्रोबेशन पीरियड 31 जनवरी को खत्म हो गया था, बट 8 दिनों तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं टर्मिनेटेड हूँ, कंफर्म हूँ, क्या हुआ है मेरे साथ। एंड 8 फरवरी को मेरे ब्रांच मैनेजर का शाम को कॉल आया कि आप एक बार ब्रांच आ जाएगी, तो मैं ब्रांच गई। एंड वहां पे मुझे जितने भी मतलब जो क्लास 1 ऑफिसर्स वगैरह थे, उनके सामने मुझे वो टर्मिनेशन लेटर हैंड ओवर कर दिया गया और मैं उससे रिसीविंग ली गई। ये हुआ था वहां पे। राइट। सो आपने दोनों जो 3 क्राइटेरिया थे उसमें दोनों क्राइटेरिया आपने कंप्लीट कर लिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। और स्पेशली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर आपने जितने एजेंट चाहिए उतने आपने रिक्रूट कर लिया है, जितना बिजनेस चाहिए उतना आपने जनरेट कर लिया है, देन किसी भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता यूजुअली। लेकिन जस्ट बिकॉज आपका नंबर ऑफ पॉलिसी काउंट जो है ना वो कम था, उस बेसिस पे आपको टर्मिनेट कर दिया गया। जी सर। या मैंने भी तो अपने प्रोफेशन पीरियड में सीनियर से जितना भी सुना था, हाँ, तो यही था कि ये 2 काउंट ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। मतलब हमारे भी जनरल नॉलेज में यही है, इंश्योरेंस में जितना काम किया है और एक्सपीरियंस लिया है, कि अगर आपने बिजनेस कर दिया, रिक्रूटमेंट कर दिया, हो गया फिर आपका काम, राइट। स्पेशली आई एम मोर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड कि अगर मान लीजिए ये फेज आता है, टर्मिनेशन होता है, तो उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट एक स्टेप पहले पीछे जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टर्मिनेशन से पहले आपको कभी भी ये आइडिया दिया गया था कि अगर ये 3 में से कोई भी एक पैरामीटर पे अगर आप शॉर्ट होंगे तो टर्मिनेशन हो सकता है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा क्वेश्चन इसके साथ ही रिलेटेड है, इसलिए पूछना चाहता हूँ कि ये जो पैरामीटर्स है ना आपके, नंबर ऑफ पॉलिसीज, बिजनेस और नंबर ऑफ एजेंट्स आपकी टीम में कितने होने चाहिए, ये 3 को अचीव करने के लिए आपको कंपनी में से क्या सपोर्ट दिया था? जी सर, पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा कि कभी आइडिया था क्या, ऑफ कोर्स उसमें आपका जो प्रोबेशन लेटर होता है उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको बिजनेस करना है ना, कभी भी निकाल सकते हैं। करेक्ट। मैं अपनी ब्रांच में फर्स्ट लेडी पीडीओ थी, मतलब इससे पहले मेरी ब्रांच में कोई भी फीमेल पीडीओ कभी आई नहीं, आई वाज द फर्स्ट वन। ओके। तो मुझे ये था, मैंने जो अपने सीनियर से सुना, क्योंकि कोविड था, कोविड में बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे लिए, और हमारा जो काम है वो सारा हम फील्ड ऑफिसर्स हैं, हमारा काम तो कॉन्टेक्ट का है। अगर एजेंट बनाने हैं, रिक्रूट करने हैं, तो वो भी कॉन्टेक्ट के थ्रू होंगे। अगर एजेंट को पॉलिसी सेल करनी है तो भी उसे पार्टी से मिलना होगा। पूरा जो इसमें कोविड में क्या था कि अगर कोविड खत्म होने के बाद भी मैंने जो सबसे मतलब ये दिक्कत हो रही थी कि लोग विलिंग नहीं थे इंश्योरेंस खरीदने, वो ज्यादा जा रहे थे, उनको ये अब डर बैठ गया था कि अपना पैसा सेव करके रखो, पता नहीं कल क्या हो जाएगा। तो ये जो मुश्किलें आपको आ रही थी, हर किसी को आती है जब वो पहली बार इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज्वाइन करता है, तो आपको उस लेवल पे जब ये चैलेंजेस जब आ रहे थे, तो आपको सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ क्योंकि मैं आपके सपोर्ट पे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सपोर्ट एक्चुअली 2 टाइप के मिलते हैं हर बंदे को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। एक तो पहला सपोर्ट होता है जो कंपनी की तरफ से मिलता है आपको, है ना, कि कंपनी ने कुछ प्रोसेस अपना बना के रखा है जिसकी मदद से जो भी नया बंदा ज्वाइन हो रहा है वो अपने अच्छे से सारी चीज़ें सीख जाए वगैरह वगैरह, ट्रेनिंग मिल जाता है उसको, कुछ चीज़ें उसको मुहैया करानी है तो वो चीज़ें मिल जाती है, एंड वो अपना बंदा काम चालू कर देता है विद उसको ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती है। प्लस कई जगह पे ऐसा भी होता है कि जहाँ पे कंपनी से मान लीजिए इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, लेकिन ब्रांच में काफ़ी अच्छे सपोर्टिव लोग हैं, ब्रांच मैनेजर जो आपके सीनियर जो भी है वो आपको बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं, ऑन जॉब
जॉब सपोर्ट देते हैं। सो मेरा जानने का इंटेंशन ये है कि ये दोनों लेवल पे आपको कहाँ से कैसे सपोर्ट मिल रहा था, कंपनी से कैसा सपोर्ट था और ब्रांच लेवल पे कैसा सपोर्ट था आपको ये काम करने के लिए? मुझे सर यहाँ पे ना कंपनी का रोल थोड़ा मतलब बैक स्टेप हो जाता है। जो मेन रोल होता है ना यहाँ सपोर्ट करने का, वो ब्रांच मैनेजर और आपके जो चीफ मैनेजर होते हैं, क्योंकि मेरी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर और चीफ मैनेजर थे, तो उनका ज्यादा हो जाता है, क्योंकि डेली बेसिस पे जो आपकी रिपोर्ट वगैरह होती है वो, क्योंकि सीनियर को देखिए एसडीएम सर मतलब इतने बड़े पोजीशन पे होते हैं ना, उनको एक एक बंदे का नहीं पता होता मे बी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ से जो ब्रांच लेवल से जो रिपोर्ट तैयार होके जाती है वो उसी बेसिस पे आपको जानते हैं आप कैसा काम कर रहे हो कैसा नहीं कर रहे। अनफॉर्चुनेटली मेरी ब्रांच में मुझे उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था। एंड आप थोड़ा सरप्राइज होंगे, मेरे पास 5 एप्लीकेशन अलॉटमेंट की रखी हुई थी। मतलब हमारे क्या होता है कि प्रोबेशन पीरियड में आपको जो दूसरे एजेंट है वो अलॉट हो जाते हैं, जो डायरेक्ट एजेंट होते हैं जिनका कोई डीओ नहीं होता। मेरे पास 5 एप्लीकेशन तैयार रखी हुई थी, बट मुझे एक भी एजेंट उनमें से अलॉट करके नहीं दिया। अगर वो सपोर्ट अगर मुझे ब्रांच से मिल जाता कि सिर्फ मुझे अलॉटमेंट ही कर देते वो जो 5 एप्लीकेशन मेरे पास रखी हुई थी, तो मे बी मेरा ये जो नंबर है, क्योंकि मैंने खुद से सारे अपने एजेंट बनाए, तो वो मेरा जो पॉलिसी का नंबर है, जो प्रीमियम अमाउंट है, मैं और ज्यादा कर पाती। करेक्ट। तो लेवल पे रहा। दूसरा सर ये रहा मेरा मेन रीजन कि मैं दूसरों को दोष देने से पहले खुद हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ना, कि अगर मेरा टर्मिनेट हुआ तो मैं ये नहीं कह सकती कि एलआईसी ये थी, ब्रांच मैनेजर ऐसे थे, कोविड लग गया था। ठीक है, वो सारी चीजें हैं, बट मैं अपने लेवल पे सर मैं एकदम मिसगाइडेड थी, एंड शायद ये भी था कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गई। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि मुझे सीनियर से क्या मतलब जो इनपुट मिला था वो ये था कि आज से पहले 2013 में जो वैकेंसी हुई, 2015 में जो वैकेंसी हुई, तो मुझे ये बताया गया था। इनफैक्ट मेरी ब्रांच में एक डीओ को 2 काउंट पे कंफर्म किया नहीं गया था। मतलब ये डीएम सर की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, अगर आपने 3 में से 2 टारगेट पूरे कर दिए, राइट, तो एसडीएम सर की डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर उन्हें लगता है कि आप करना चाहते हो, रुकना चाहते हो और काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो वो 3 में से 2 टारगेट पूरा होने पर आपको कंफर्म कर सकते हैं। तो मैं उसी नोशन में थी कि जो मेन क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि प्रीमियम अमाउंट हो गया, आपकी एजेंट हो गई, ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज तो हम बाद में बात करेंगे, पॉलिसीज तो हम लोग पैसे भी लगा देते हैं, तो पॉलिसीज इतना बड़ा इशू नहीं होता। पर मुझे ये लगा था कि मैंने ये 2 मेन टारगेट पूरे कर लिए, अब मेरा कंफर्मेशन हो जाएगा। तो वो मेरी गलती थी कि मैं उस तरह की डिल्यूजन में रही। मुझे ये बताया गया था कि एलआईसी में कोई टारगेट नहीं होता। मेरे पास हिस्ट्री थी नहीं, मेरा ऐसा किसी से कॉन्टेक्ट नहीं था कि मैं 10 लोगों से बात कर रही हूँ। आज जो पीओ हैं उनके पास तो रेफरेंस है कि मैडम को टर्मिनेट कर दिया था, हमें भी टर्मिनेट कर देंगे। बट मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं था। अगर मे बी मेरे पास होता तो मैं शायद और एक्टिवली काम करती कि मेरा भी टर्मिनेशन। करेक्ट। सो टर्मिनेशन होने के बाद व्हाट यू डिड इज यू फाइल अ केस अगेंस्ट एलआईसी, राइट? सर मैंने केस फाइल करने से पहले मतलब मैं तो आप ये समझिए कि घर से निकला हुआ इंसान जो सिर्फ जॉब करने के लिए गया था, कभी ये नहीं सोचा था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर मुझे इस तरीके से काटना पड़ेगा। करेक्ट। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे क्या काम होता है। मैं जस्ट एक तरफ आपकी जॉब लॉस हो गई है, एंड जब आप वकीलों के पास जाते हो ना सर, तो वो अपॉइंटमेंट लेने के 3-3, 5-5 हजार रुपए अपनी एक कंसल्टेशन। एब्सोल्युटली। लेकिन इस बेसिस पे आपको जो टर्मिनेशन हो गया था, एंड कई लोगों को कोविड की वजह से भी रिलैक्सेशन दिया था, बट यू डिडंट गॉट दैट। आपका सिर्फ एक पैरामीटर पे लेस थे आप, तो बेस्ड ऑन दिस यू फाइल्ड अ केस अगेंस्ट एलआईसी, और वो अभी एलआईसी के साथ आपका केस चल रहा है। या सो आर यू कंफर्टेबल डिस्कसिंग अबाउट दिस? सर मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं यहाँ पे 1-2 चीजें आपको ऐड ऑन कर, क्योंकि देखिए सर कोर्ट केस में क्या चल रहा है वो हम डिटेल में एब्सोल्युटली मुझे सिर्फ ये जानना है कि व्हाट बेसिस सबसे पहले आपने वो एलआईसी के सामने केस किया है,
right? Or if you want to share any details which you feel is comfortable, you can share that. So आपका अभी केस चल रहा है, you filed a case against LIC, एंड अभी उसमें क्या एडवांसमेंट है, उसमें क्या what are your expectations out of it? ओके सर, एक चीज मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन चाहूंगी जी। कि एलआईसी ने जैसे हमारा 1 ईयर पूरा हुआ प्रोबेशन का, हाँ। मतलब 2020 से लेके 2021 तक हमारा 1 साल था पूरा प्रोबेशन का, फरवरी 2020 से 31 जनवरी 2021 तक। तो उस 1 साल में क्योंकि कोविड हिट किया था पूरी कंट्री को, तो उसमें एलआईसी ने जरूर मतलब रिलैक्सेशन दिया था। उसमें एलआईसी ने 25 रिलैक्सेशन दिया था कि जिसका भी टारगेट में 25% कम रह गया है तो हम उसको कंफर्म कर देंगे, क्योंकि कोविड था। जो टारगेट थे, मान लीजिए किसी की 300 पॉलिसी की जगह 225 पॉलिसी हुई, तो उसको भी कंफर्म कर दिया था एलआईसी ने। तो ये रिलैक्सेशन फर्स्ट ईयर में सब पीडीओज को मिला था, मतलब मेरे को नहीं, सबको मिला था। बट जस्ट क्योंकि मेरा काम 225 पॉलिसीज भी नहीं था, तो मेरे को वो रिलैक्सेशन मिलने का कोई एज सच बेनिफिट हुआ नहीं, क्योंकि मैंने उतना काम ही नहीं किया था। बट मैंने जो फाइल अपील की या जो भी मैंने केस किया है, मेरा वो ये मेन जो मुद्दा है वो ये है कि कोविड तो 2021 में भी था। जिस ब्रांच में मैं पोस्टेड थी और जिस लोकेशन पे मैं हरियाणा में पोस्टेड थी, मैं हरियाणा से हूँ, तो वहां तो बहुत ज्यादा, मतलब वहां पे तो लॉकडाउन लगा ही हुआ था, बीच बीच में ओपन हो रहा था, फिर लॉकडाउन लग रहा था, तो ये सिचुएशन पूरे 2021 में थी। तो मैंने उस बेसिस पे किया है। एंड डायरेक्ट मैंने सिर्फ कोर्ट केस नहीं किया। मतलब मुझे किसी लॉयर ने बताया कि आप पहले इंटरनल डिपार्टमेंटल अपील करो, मुझे वो भी नहीं पता था। तो मैंने डिपार्टमेंटल अपील की, मैंने जॉन को अपील की कि मर्सी बेसिस पे, क्योंकि मेरा काम इतना अच्छा है और मुझे जो जो चैलेंजेस फेस करने पड़े, मैंने पूरा अपना जो सिचुएशन थी वो उनके सामने रखी एंड उनसे रिक्वेस्ट की कि मर्सी बेसिस पे मुझे वापस लिया जाए, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। जब वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी, तब मेरे पास फिर मेरे को कोर्ट केस ही ऑप्शन बचता था। तो फिर मैंने वो कोर्ट केस किया एंड अभी भी सिर्फ मेरा जो ग्राउंड है कोर्ट केस करने का वो यही है कि कोविड था। एंड सिंस मेरा जो बिजनेस है वो मैंने जस्टिफाई कर दिया है, मेरी जो सैलरी मुझे मिल रही थी वो मैंने जस्टिफाई कर दिया, तो उस बेसिस पे मैंने ई केस किया। करेक्ट, करेक्ट। सो आपने जब केस किया, एंड व्हेन यू आर हेल्पिंग पीपल थ्रू योर यूट्यूब चैनल, बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट भी कर रहे हैं, एंड बहुत सारे ऐसे अलग दूसरे भी केसेस आपके सामने आए हैं, जो आपको बोल रहे हैं कि मैडम मुझे भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है वगैरह वगैरह। सो व्हाट काइंड ऑफ केसेस आर यू गेटिंग नाउ? सर इसमें जैसे ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो लोगों को पहले तो ये पता चला कि टर्मिनेशन भी हो सकता है, जो कि हाँ। अभी तक लगता था कि टर्मिनेशन नहीं होगा। तो मैंने कहा कि Correct. टर्मिनेशन रियल चीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखा हुआ है वहां पे और वो आपको नहीं करेंगे। राइट। क्योंकि आप जब आते हो तो आप एक नोशन के साथ आते हो कि ये गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि Correct. आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके नहीं आ रहे, आप बकायदा जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो क्रैक करके आ रहे हो। राइट। और एजुकेशन में भी बिल्कुल, क्योंकि ये सेंट्रल मतलब इंस्टीट्यूशन है, तो ऐसे पीएसयू की तरह ही हमारी पूरी जॉब है, हमको सारे बेनिफिट वही मिलते हैं। तो अगर हम किसी को बताते हैं तो हम तो यही बताते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। सो मुझे ये सवाल पूछना है काफ़ी ऑडियंस में से बहुत सारे लोगों की तरफ से, कि अगर मुझे इस तरह से सिलेक्ट किया जा रहा है जहाँ पे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह जैसे बैंक की एग्जाम होती है वैसे मैं एग्जाम दे रहा हूँ, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, उसके बाद जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो क्या ये गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है? सर ये गवर्नमेंट जॉब है, बट आप इसको ये समझ लीजिए कि ये एक्सेप्शन के साथ आती है। ओके। इंक्लूडेड है स्टार मार्क्स ओके। कुछ बड़ा शाइनी शाइनी सा दिखाया होता है और नीचे पे हाँ। वो स्टार लगा के और टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई लिखा हुआ होता है ना, बिल्कुल हाँ। वैसा ही है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सर इसमें एक तो आपका ट्रांसफर नहीं होता, में जो आपको पोस्ट जो आपको ब्रांच अलॉट हो गई वो ब्रांच आपकी रहेगी रिटायरमेंट तक, अनलेस एंड अनटिल आप खुद से अप्लाई ना करो कि मुझे अपनी ब्रांच चेंज करनी है। करेक्ट। तो ये इसमें ट्रांसफर नहीं होता है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इस जॉब का। एंड सेकंड ये है कि अगर आपने इवन आफ्टर कंफर्मेशन, मतलब प्रोबेशन में मैंने अपने टारगेट पूरे कर दिए, मैं कंफर्म हो गई, मुझे सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बेनिफिट मिलने लग गए, इवन आफ्टर दैट अगर मैंने अपनी कॉस्ट रेशियो मेंटेन नहीं की
तो मुझे LIC टर्मिनेट कर सकती है, उसके पास अच्छा। पावर है। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस ये हो जाते हैं कि कितने साल तक आपने क्या नहीं किया, मतलब वो आपको समय देते हैं। बट अगर आपका परफॉर्मेंस लगातार डाउन होता चला जा रहा है, तो फिर LIC आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगी एंड देन वो टर्मिनेट कर सकती है। ओके, सो ये गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन इट इज एज गुड एज अ प्राइवेट जॉब, कि आपकी जॉब कभी भी जा सकती है। सर कई बार तो मुझे लगता है कि प्राइवेट से भी थोड़ा बेकार सिनेरियो है, ओ ओ। क्योंकि कोई भी इंसान, मतलब हम लोग मशीन नहीं है। हो हाँ सकता है कि हमारा एक बार ही मतलब हमने अच्छा कर दिया हाँ। और इस मंथ में हमारा काम बहुत अच्छा आ गया, 5 लाख का आ गया, नेक्स्ट मंथ राइट। में हमारा डाउन चला जाए। हाँ। तो ये वाली चीज को LIC इतना ज्यादा, मतलब जो टर्मिनेशन वाला क्लोज है ना, हाँ। वो सबके लिए स्केरी है। ये आपको हम्म। पता है, आपको मेरे पास इतने सारे मैसेज आते हैं। अभी तो प्रोबेशन पीरियड 17 सितंबर को बहुत सारे लोगों का खत्म हुआ है। तो करेक्ट। मेरे पास इतने सारे मैसेज आते हैं कि मैम घर आने के बाद भी हमको सुकून नहीं है। हम्म। आप क्या चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब मुझे लग गई है, मेरा सिलेक्शन हो गया एंड थोड़ा सा हम रिलैक्स करें। करेक्ट। कि करेक्ट। गवर्नमेंट में अगर आप 5 6 साल 7 साल आप अपने जीवन के दे रहे हो प्रिपरेशन में, इफ यू आर लकी कि आपकी जल्दी लग जाए तो बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मल तो एवरेज 3 4 5 साल आती ही आती है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में। सही है। आपको ये लगता है कि और कुछ नहीं, बट मेरे पास एटलीस्ट जॉब सिक्योरिटी तो करेक्ट। वो जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कभी भी हाँ, टर्मिनेट हो सकते हो, इवन आफ्टर यू आर गेटिंग कंफर्म्ड। हाँ, इवन आफ्टर यू आर गेटिंग यू गॉट कंफर्मेशन, आपको तब भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आपको बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहेगा कि मुझे कॉस्ट रेशियो पूरा करना है, हम्म। अदरवाइज पहले आपका डिडक्शन चालू होगा, कट लगने शुरू होंगे, हम्म। फिर आपकी सैलरी में कट लगेंगे। तो मतलब इस तरीके से एक डिडक्शन पूरी उनकी प्रोसेस है, स्पेशल रूल्स है उनके। तो हम्म। स्पेशल के अकॉर्डिंग आपका डिडक्शन वगैरह सब कुछ होता है एंड देन फिर अगर लगातार ही परफॉर्मेंस डाउन होती चली जा रही है तो फिर आपको टर्मिनेशन भी हो जाता है। राइट। तो सो प्रतिभा जी, मान लीजिए मैं कंफर्म हो चुका हूँ या प्रोबेशन में हूँ, वॉट एवर द केसेस, अगर मैं टर्मिनेट हो जाता हूँ मान लीजिए, तो टर्मिनेट होने के बाद कैन आई रीअप्लाई? इज इट पॉसिबल कि क्योंकि कई जगह पे टर्मिनेशन को इस तरह से माना जाता है कि नाउ यू कैन नॉट एंटर इनटू दिस सिस्टम अगेन एवर इन फ्यूचर, राइट? सो यहाँ पर क्लॉज कैसा है कि टर्मिनेशन के बाद क्या मैं 1 साल 6 महीने उसके बाद फिर से अप्लाई करके फिर से इस कंपनी में आ सकता हूँ? सर ऐसा रूल या फिर क्लोज मैंने नहीं पढ़ा है, बट ओके। जब मेरा टर्मिनेशन हो गया था, जैसे हम्म। जनवरी 8 फरवरी 2022 को इन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया था एंड हम्म। उसके बाद मैंने अपील वगैरह करी, तो मैं अप्रैल तक बीच बीच में अपनी ब्रांच में मेरा विजिट होता ही रहता था। कभी मैं हम्म। सीनियर ब्रांच मैनेजर से मिलने जा रही हूँ या राइट। जैसे काम के लिए जाना होता था। तो करेक्ट। मेरे अप्रैल में मेरे चीफ मैनेजर ने मुझे ये बोला कि प्रतिभा अभी वैकेंसी आने वाली है, जो कि 2023 की जो वैकेंसी आनी थी। हम्म। तो ये सेट कि आप अप्लाई क्यों नहीं करते थे इस चीज के लिए, आप अप्लाई कर राइट। दो। आई राइट। सपोज कर सकते होंगे तभी उन लोगों ने मुझे बोला। बाकी मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे हैं, मतलब मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती कि आप वापस जा सकते हो इंस्टीट्यूशन में, नहीं जा सकते। करेक्ट। बट दूसरी जगह पे जब आप अप्लाई करते हो, हम्म। फॉर श्योर आपको दिक्कतें आती हैं। सो दिक्कतें ऐसे ये सवाल है ना, मैं पूछना चाहता हूँ अपने ऑडियंस को स्पेशली, कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस पता है या आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो ये कहता है कि हाँ, बिकॉज LIC के वेबसाइट पे भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, राइट? सो इफ़ यू नो कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो स्पेसिफिकली टर्मिनेशन क्लॉज स्टेट कर रहा है, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप टर्मिनेट होते हो तो उसके बाद कितने समय में आप फिर से ज्वाइन कर सकते हो, तो प्लीज लेट अस नो इनटू द कमेंट्स बिलो, सो दैट, और PDO ADO दोनों के लिए आप बताइए, इवन कंफर्म जो हो चुके हैं लोग, और उनके लिए कोई अलग से क्लॉज है या अलग से उसको उनका रीज्वाइनिंग अलग से होता है, तो वो भी प्लीज मेंशन कीजिए, सो दैट ऑल ऑफ द अदर ऑडियंस हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन आल्सो गेट अ हेल्प फ्रॉम योर लिंक और योर एडवाइस ऑन दिस। सो उसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर लिखेगा। बट यस प्रतिभा जी, आप बोल रहे थे कि यू आर शेयरिंग अबाउट PDOs हु आर गेटिंग टर्मिनेटेड। सर इसमें ना पीडीयू को टर्मिनेट करना बहुत आसान है। हम्म। कंफर्म, जब आप एक बार ही कंफर्म हो जाते हो ना, तो हाँ। आपके यूनियन का सपोर्ट होता है, आप एम्प्लॉय हो उस इंस्टीट्यूशन के। जब आप हम्म। प्रोफेशन पे हो, आप एम्प्लॉय नहीं हो, उस तरीके से आप राइट। परमानेंट एम्प्लॉय कंसीडर नहीं किए जाते।
तो अगर आप कोर्ट केस भी करते हो या कहीं पे भी जाते हो, कोई अपील वगैरह भी लगाते हो, तो उतने ज़्यादा मतलब नहीं सुनते हैं। बट करेक्ट। आप कंफर्म डेवलपमेंट ऑफिसर हो जाते हो, जब आप एम्प्लॉयी हो, सारे बेनिफिट ले रहे हो, तब आपके लिए फाइट करना थोड़ा ईज़ी हो जाता है और एलआईसी इतनी आसानी से आपको नहीं निकाल सकती। उसके पूरे हाँ। रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे तभी निकाल सकते हो। प्रोबेशन में तो वहाँ पे तो प्रोबेशन लेटर में एक लाइन लिखी हुई है कि विदाउट एनी प्रायर नोटिस आपको किसी भी समय टर्मिनेट किया जा सकता है, तो वो तो हम्म। मतलब बिल्कुल इनके हाथ में है, तो उसके लिए तो इनको कोई एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं देना है, वो आपको किसी भी समय टर्मिनेट कर सकते हैं। राइट, राइट, राइट। सो क्या किसी एक केस के बारे में आप बता सकती हो जो आपको दूसरे ऑडियंस, आपके ऑडियंसेस के पास से आपको जो सवाल आते हैं, इन कैन यू शेयर एनी पिक्यूलर केस लाइक दिस विच यू हैव सीन के यार ये जो इसके साथ हुआ है ये बहुत गलत हुआ है और समथिंग लाइक दैट? जी, अभी वैसे तो सर मेरे पास बहुत सारे, जब से मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जी। लोग ग्रुप में पीडीओस कितने परेशान हैं, वो भी मेरे पास डीएम आते हैं। ग्रुप मेरा अपना बना हुआ है, उसमें 650 मेंबर्स टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, तो वो भी अपनी शेयरिंग करते रहते हैं। बट अभी पीछे 2 महीने पहले मुझे एक लड़की है एंड फैजाबाद डिवीजन से है वो यूपी के, एंड उसने मुझे अपनी स्टोरी शेयर की एंड उसका मैसेज इस तरीके से था कि मैम प्लीज मेरी हेल्प करो, क्योंकि सबको ये लगता है ना कि मैम ने कोर्ट में केसेस किए हुए हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज है तो शायद मेरी हेल्प हो जाए। तो करेक्ट। और मैंने उस लड़की से बात करी एंड उसके साथ मतलब जो हुआ वो मुझे लगता है कि बहुत गलत है एलआईसी में, हम्म। एंड लड़की के मैं ये चीज पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूँ, और उस लड़की ने मुझे जो डॉक्यूमेंट शेयर किया उसके बेसिस पे ही मैं कह रही हूँ, क्योंकि ओके। विदाउट डॉक्यूमेंट देखे तो सर मेरे लिए भी ये सही नहीं रहेगा कि मैं मतलब इतनी बड़ी बात बोलूँ। करेक्ट। बट लड़की जो है उसके कट ऑफ फैजाबाद डिवीजन की सर 118 गई थी, हम्म। उस लड़की 124 मार्क्स है, ओके। इसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों, क्या एंड बेसिस पे नहीं हुआ, मतलब क्या बोला था उसको? सर ये नहीं मालूम, उसका तो पिछले साल जो वैकेंसी आई थी 2023 की, उसी में हाँ। उसका सिलेक्शन हो जाना था। तो उसको कोई बट रीजन नहीं दिया गया कि आपका क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन सर उसका अभी कट ऑफ से ऊपर आया है फिर भी सिलेक्ट नहीं हुई है वो? सर एक्चुअली क्या हुआ कि उसको तो पहले अपने मार्क्स ही नहीं पता था, हम्म। क्योंकि एलआईसी डिस्क्लोज नहीं करती है। हाँ। जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई और आईबीपीएस की साइट पे 8 महीने बाद वो मार्क्स अपलोड हुए कि किसके हाँ। कितने मार्क्स, हाँ। तो उस लड़की को अपने मार्क्स पता चले, तब उसने आरटीआई लगाई, तब उसको पता चला कि उसके तो जो मार्क्स आ रहे हैं वो कट ऑफ से ज्यादा हैं। एंड फिर उसने जो बाकी बच्चे थे, मतलब उसकी जो कैटेगरी थी उसमें 4 लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो जो 1 2 3 4 करके लिखा हुआ था, जैसे आपका नोटिस बोर्ड पे नाम आता है तो 1 2 3 4 करके लिखा होता है, 4 बंदे जो सेलेक्ट होते हैं। अब एलआईसी का क्या है कि जो सिलेक्शन, जैसे यूपीएससी के में लिस्ट निकलती है जब रिजल्ट की, तो 1 2 3 करके जो लिखा होता है वो मार्क्स के बेसिस पे लिखा होता है कि जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा है वो 1 है ना, और फिर 2 3 ऐसे करके, जो सबसे नीचे आएगा उसके मार्क्स सबसे कम होते हैं। तो इस लड़की आकांक्षा ने क्या किया कि जो 4th नंबर की जो लड़की थी, जिसका 4th रैंक था उसमें, तो उसके नंबर उसने समहाउ पता लगा लिए कि कितने मार्क्स हैं। अभी जो सिलेक्टेड लड़की है उसके 118 मार्क्स हैं सेम कैटेगरी से, और ये लड़की आकांक्षा सेम कैटेगरी से 124 मार्क्स लेके इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हम्म। एंड इसने अप्लाई किया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो वहां से कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर इसको अभी तक मिला नहीं है ओके। कि ओके। हाँ क्यों किया गया। अभी वो बोल रहे हैं कि आप वेट करो, हम देख रहे हैं, शायद हमसे कोई गलती हो गई। बट सर मेरा क्वेश्चन, और उसके साथ एक लड़का और है जिसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी क्योंकि मेरी उससे बातचीत नहीं हुई है और उसने मुझे हाँ। परमिशन भी दिया है। हम्म। ये सारी चीजें जो मैं कह रही हूँ इसके लिए तो मैंने आकांक्षा से पर्सनली बात की है और उसने कहा है कि ठीक है मैम आप बोल सकते हो मेरे बारे में, तो मैं बोल रही हूँ। तो उसके साथ वो एक लड़का और है, उसका भी सेम केस है, उसके 114 मार्क्स है और कट ऑफ 112 पे गई है, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ओके। सर यहाँ पे क्या होता है कि हम मान भी लेते हैं कि ये एक क्लैरिकल मिस्टेक होगी, मान हम्म। लीजिए हम्म। ये किसी से हो गया होगा गलती से, बट यहाँ पे क्योंकि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, तो यहाँ पे इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अभी करेक्ट। जैसे मेरे में डाउट आया, उसके मन में भी डाउट आएगा कि अभी तो 2 लोग पता चले हैं, ऐसे पता नहीं कितने होंगे। सही बात है।
तो ये इस चीज पे मतलब बहुत ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो ये मुझे उसका केस उस लड़की का पता चला, एंड उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम्म। भी मैं कहीं गूगल ड्राइव पे मतलब डाल दूंगी, क्योंकि मेरे पास सारी चीजें प्रूफ है कि राइट। उसका कितने मार्क्स आए और कितनी कट हो गई। उसने मुझे सारे डॉक्यूमेंट शेयर किए थे। तो मुझे लगता है कि ये जो उस लड़की के साथ हुआ, सर अभी वो मतलब 3-4 साल लग के मेहनत कर रही है। अभी वो मतलब इंसान क्या करे, एग्जाम की तैयारी करे कि कोर्ट केस लड़े। सो प्रतिभा जी, एक एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लेट मी नो इफ वी कैन डू दिस स्पेशली फॉर आवर ऑडियंस, बिकॉज अगर ये इस तरह से हो रहा है कि कट ऑफ के ऊपर भी अगर मेरे मार्क्स आ रहे हैं फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इट इज़ अ बिग क्वेश्चन ऑन द सिस्टम ऑफ LIC, राइट, कि उनको अपनी सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है यहाँ पे। सो कैन वी डू वन थिंग, इफ यू आर ओके विद दिस, और आकांक्षा जिसका आप केस डिस्कस कर रहे हो, शी इज़ ओके विद दिस, क्या हम ये जो डॉक्यूमेंट्स उसने आपके साथ शेयर किए थे, आप जितना भी उनके प्राइवेट डिटेल्स है, यानी उनको नंबर है, एड्रेस वगैरह अगर ऐसा कुछ है, उसको ब्लॉक कर दीजिएगा, उसको हाइड कर दीजिएगा, बट कैन वी शेयर द डॉक्यूमेंट्स विच शी प्रोवाइडेड टू यू इनटू द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो दैट अगर जो भी नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, दे टेक अ अवेयर डिसीजन, क्योंकि मेरा इंटेंशन आज ये पॉडकास्ट करने का आपका ये भी था कि बहुत सारे लोग LIC के लिए एस्पायर कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ अलग पिक्चर है ना, कि यार मैं गवर्नमेंट जॉब में जा रहा हूँ, कि यार अब मेरा लाइफ सेट हो गया है वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा अच्छा है, कंपनी इज रियली गुड, आई पर्सनली आई लव दिस कंपनी, बिकॉज बहुत अच्छे से इनके प्रोडक्ट्स भी है, बहुत अच्छे से लोग दूसरे भी काम कर रहे हैं, बट जो लोग गलत इंप्रेशन लेके जा रहे हैं, आई वांट जस्ट देम दोज पीपल टू मेक अवेयर कि आप रियलिटी चेक कर लीजिए क्या हो रहा है एक्चुअली, किस तरह से ये काम है, एंड देन यू एंटर इनटू इट, सो आपका काम ज्यादा अच्छे से होगा, राइट। सो कैन वी प्रोवाइड दीज प्रूफ्स और दीज डॉक्यूमेंट्स टू पीपल नीचे, बिकॉज कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार कहानी बना रहे हैं ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता, बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी है, इसका एग्जामिनेशन सिस्टम फेल कैसे हो सकता है, बिकॉज इतने सारे बैंक्स के वगैरह की जो एग्जामिनेशन बॉडी ले रही है वही इनका अगर ले रही है, उसमें तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इनमें प्रॉब्लम आ रहा है। सो इफ यू कैन शेयर द डॉक्यूमेंट्स इन द डिस्क्रिप्शन, नीचे आप है ना एक लिंक दे दीजिएगा गूगल ड्राइव का, जिसमें आप ये अपलोड कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स, एंड विल शेयर दोज, इफ पॉसिबल वी कैन शेयर दोज डॉक्यूमेंट विद आवर ऑडियंस, so that they can also check जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, these are real experiences which are people are getting in LIC, right? No doubt the process, the company is fantastic, but ground level पे जो छोटी मोटी गलतियां हो रही है जिसकी वजह से हमारे और आपके जैसे लोगों को जो सफ़र करना पड़ता है वो जानना ज़रूरी है, सो दैट आप इस कंपनी के अंदर एंटर हो तो जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो सारे आप ले सको, एंड एक अवेयर डिसीजन लो आपके, हाँ मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे ये फेस करना पड़ेगा। इट इज़ इक्वली चैलेंजिंग एज आई एम वर्किंग इन टू अ प्राइवेट कंपनी, मुझे भी जो टारगेट है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, अगर नहीं होंगे, इवन इफ आई एम कन्फर्म, मेरा टर्मिनेशन होने वाला है, मेरे हाथ से ये जॉब जाएगा। सो मैं सरकारी दामाद बन के जाने वाला हूँ, अगर ये थॉट प्रोसेस लेके आप एंटर कर रहे हो ना, तो बॉस दिस इज नॉट अ करेक्ट थॉट प्रोसेस, एम आई जी राइट? जी यस, सो बिल्कुल प्लीज इफ यू कैन वी डू दिस, हम लिंक कर सकते हैं नीचे सर, डॉक्यूमेंट्स। मैं आकांक्षा के जितने भी डॉक्यूमेंट है वो हाँ। शेयर कर दूंगी। एंड सर वन मोर थिंग, देखिए जा। मैं LICN रह चुकी हूँ, ठीक है, हम्म। और दिल से मैं LICN हूँ। अगर हम कोई भी चीज बोलते हैं, मुझे लगता है कि देखिए अगर मान लीजिए मैं कुछ भी सजेशन दे रही हूँ या हम कोई कमी निकाल रहे हैं, तो देखिए अगर हम कुछ भी गलत करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे माँ बाप, हमारे जो भाई बहन है, वो हमको रोकते हैं, मतलब कोई करेक्ट। पड़ोसी आपको नहीं रोकेगा कि तू गलत कर रहा है। सही है। ये हमारे फैमिली मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो सिर्फ हमारी अच्छी अच्छी चीजें नहीं बताए। तो मैं सिर्फ उस अपनेपन से, है ना, कि LIC से मेरा लगाव है, जुड़ाव है, तो इतनी मतलब ठीक है, अच्छी कंपनी है, बट जो चीजें खामियां हैं, जो सुधार किया जा सकता है, अगर इतनी सारी चीजों के साथ, इतने सारे चैलेंजेस के बाद अगर ये 60-70% शेयर होल्डिंग कर रही है, तो हम्म। अगर हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर ले, तो ये कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है। तो ट्रू। वो एक चीज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। चीज है। और दूसरी बात ये है सर, आकांक्षा वाला मतलब मेरा तो अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मतलब कई बार तो मुझे ट्रोलिंग सर इस बारे में झेलने को मिल जाती है कि मुझे तो लोग आके ये कहते हैं कि आपको तो LIC ने टर्मिनेट कर दिया, फिर भी आप LIC के सपोर्ट में बोल रही हो, आपको अभी भी समझ में नहीं आता। मतलब मुझे तो ट्रोलिंग इस चीज के लिए मिलती है कि आप राइट। अभी
ये बोल रहे हो, बट सर करेक्ट। मैं एक कंसल्टेंट भी हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़े से बैक साइड चले जाने चाहिए। जब आप हम्म। कंसल्टेंट होते हो या कुछ भी एक ऐसी पोजीशन पे होते हो, तो मैं अपनी जो बिटरनेस है उसको नहीं ला सकती ना। करेक्ट, जो एब्सोल्युटली। पिक्चर है, जो रियल पिक्चर है मैं वो दिखाने की कोशिश करती हूँ। और आकांक्षा वाला मेरे पास और भी बहुत सारे लोगों के आए कि मैम हमें जानबूझ के इंटरव्यू में कम मार्क्स दे दिए। बट हम्म। मैं उनका मतलब यहाँ पे नहीं उठा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। हम उस चीज को प्रूव भी नहीं कर सकते कि आपके राइट। इंटरव्यू में, क्योंकि तो सिर्फ एक एलिगेशन है। बट उस लड़की का केस सर मैं जेन्युइनली फील करती हूँ। वो लड़की अकेली फाइट कर रही है। आई डोंट थिंक कि हमारा देश का जो युवा है वो इस चीज में उसकी एनर्जी जानी चाहिए कि पहले तो वो प्रिपरेशन करे, सही है। समहाउ एग्जाम क्रैक करे, एंड फिर वो सिस्टम से इस चीज के लिए अपने हक के लिए लड़े। ये चीज तो मतलब मुझे लगता है बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि अभी वो 2-3 साल इस चीज में लगी रहेगी, फिर वो छोड़ देगी, फिर वो कहीं और प्रिपरेशन करेगी। तो फिर एक है ना, जो प्रिपरेशन कर रहा होता है उस बच्चे के मन में ये चीज आ जाती है कि इस बात की क्या श्योरिटी है कि मैं किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगी, तो वहां फेयर सिस्टम है। अभी पीछे यूपीएससी का जो केस हुआ था, जो हम्म। एक एस्पिरेंट की जो करेक्ट। डिसेबिलिटी को उन्होंने फेक सर्टिफिकेट वगैरह जो पूरा इशू हुआ, तो क्वेश्चन करेक्ट। मार्क होता है इंस्टीट्यूशन करेक्ट। की इंटीग्रिटी पे। करेक्ट। उसको इम्पैक्ट करना बहुत जरूरी है कि इंस्टीट्यूशन की जो इंटीग्रिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क ना लगे। हमारी मतलब जो रिक्वेस्ट है, ये जो मुद्दा सामने लाने का जो पर्पज है वो सिर्फ यही है कि आपकी जो अपनी साख है, 1956 में जब एलआईसी एस्टेब्लिश हुई थी तब से लेके आज तक बहुत बड़ा नाम उसने कमाया है। अगर इस तरह के केसेस आएंगे तो अ, मतलब फॉर श्योर आपके मन में क्वेश्चन मार्क लगता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू। आप प्रतिभा जी, आप सबसे पहले ना ऑडियंस को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप प्रतिभा जी के भी यूट्यूब चैनल पे ज़रूर जाइए। उस चैनल पे सिर्फ अभी तक का जो हमारा डिस्कशन हुआ उससे शायद आपको ऐसा लग सकता है कि एंटी LIC बातें हो रही होगी, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली प्रतिभा जी का जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इंश्योरेंस के प्रोफेशनल्स को, उनको किस तरह से काम करना चाहिए उसके उसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस चलते हैं, होते हैं, वीडियोस है उनके, उसके ऊपर रिक्रूटमेंट के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, प्लस LIC का सिस्टम, उनकी पॉलिसीज, उसके बारे में भी बहुत सारे डिस्कशन है। नए एडीओ को, पीडीओ को क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी बहुत सारा उन्होंने वीडियोस पे के ऊपर बात की है। सो प्लीज गो ऑन हर यूट्यूब चैनल। मैं नीचे उनका डिस्क्रिप्शन में उनका जो यूट्यूब लिंक है उसका भी URL शेयर कर लूंगा आपके साथ। एंड रियली गुड कंटेंट, आई स्पेशली अप्रिशिएट हर कंटेंट बिकॉज नए जो लोग LIC एस्पायरेंट स्पेशली है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है इससे। यस प्रतिभा जी, लास्ट सवाल बिफोर वी क्लोज दिस पॉडकास्ट। जितने भी नए अब एस्पायरेंट है ना, LIC में जो जाना चाहते हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि यार ये एक ऐसा गवर्नमेंट जॉब है जो आसानी से मिल सकता है मुझे, राइट, या उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू अ न्यू LIC एस्पायरेंट जिसने अभी एग्जाम भी नहीं दिया है और उसके लिए प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहा है? यस। बिल्कुल आप आइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट पर आप अपना एक रियलिटी चेक कर लीजिए, वो मैं आपको नहीं करवा सकती क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे पर्सनली डीएम आके करके पूछते हैं कि मैडम मेरे को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए आपके बारे में सबसे बेहतर तो आप जानते हैं, मैं नहीं जानती। क्योंकि जब सर मैं आई ना, तो मैं उससे पहले मैं किसी अजनबी से बात नहीं करती थी। अब हमारी लड़कियों की जो अपब्रिंगिंग होती है वो थोड़े अलग तरीके से होती है और हरियाणा में तो स्पेशली अलग तरीके से होती है। तो मैं बिल्कुल बात नहीं करती थी किसी भी अजनबी से। बट जब मैं आई तो मुझे इस जॉब में आने के बाद पता चला कि मैं एजेंट बना सकती हूँ और इतने ज़्यादा बना सकती हूँ और अच्छे से बना सकती हूँ। तो कई बार जब तक आप उस सिचुएशन में नहीं आते तब तक आपको आइडिया भी नहीं होता। बट जब आप इस जॉब में अब आ रहे हैं, कम से कम मेरे समय पे तो सर रिजाइन करने के टाइम पे जो बॉन्ड देना होता था वो सिर्फ 25,000 रुपए का था। बहुत नॉमिनल सा बॉन्ड था। मेरी जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो 40,000 की सैलरी तो हुई थी, तो मेरे तो एक मंथ की सैलरी भी नहीं जा रही थी, तो वो हमारे लिए इजी था। बट अभी जो बॉन्ड है वो 3 लाख रुपए है। अगर आप 4 साल से पहले कभी भी छोड़ के जाओगे तो आपको 3 लाख रुपए का बॉन्ड देना पड़ेगा, जो कि ह्यूज अमाउंट है। मतलब पीसीएस में भी अगर सिलेक्शन होता है तो वहां पे भी 1-2 लाख है, पर यहाँ पे 3 लाख रुपए है। तो एक तो ह्यूज अमाउंट है। दूसरा आप ये सोच लीजिए कि आपका टारगेट रहेगा। अगर आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपको किस तरह की जॉब चाहिए। आपको सिटिंग जॉब चाहिए तो ये आपके लिए नहीं है। तो वो सारी चीजें आप अपने दिमाग में रख के तब आइएगा कि प्रेशर भी झेलना होगा, फील्ड का वर्क है, आपको लगातार काम करना होगा। इस तरीके से नहीं है कि हाँ अब मेरी
सरकारी नौकरी लग गई एंड बस मैं अब एंजॉय करूंगा और मैं बस सुबह जाऊंगा 9 बजे और शाम को 5 बजे 6 बजे वापस आ जाऊंगा। ये उस तरह की जॉब बिल्कुल भी नहीं है। मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है और जो चैलेंजेस आते हैं वो तो ऑफ कोर्स हर जॉब में आते हैं, वो आएंगे ही। बट एक रियलिटी चेक अपना पूरा मतलब ऐसे फेक एक्सपेक्टेशंस के साथ मत जाइए। आप अपनी रियल जो चीजें हैं उनके साथ जाइए, तभी आप इस जॉब में सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस जॉब में आने के बाद भी दुखी रहेंगे। Absolutely. Thank you so much, Pratibha ji, for giving such a wonderful, advices to the new LIC aspirants or, जिन लोगों को इस पे आना है. Is it okay if people wants to connect with you? आपके चैनल पे आके आपको कनेक्ट करने का कोई रास्ता है, जिससे अगर किसी को एडवाइस चाहिए तो आपसे अगर पर्सनल एडवाइस चाहता है तो हाउ कैन ही रीच यू एंड आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो इनको, जिसको भी एडवाइस चाहिए आपसे डायरेक्टली? सर मैं बहुत इजीली एक्सेसिबल हूँ। मेरे चैनल पे जैसे ही गाइडेंस सिंप्लीफाइड पे जाएंगे तो मतलब जो पेज ओपन होगा वहीं पे मेरी टेलीग्राम आईडी है प्रतिभा_तत्प्रतीक्षा। तो Okay. वहां पे आप जाएंगे तो वो डायरेक्ट मुझको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरी किसी भी वीडियो के नीचे अगर कमेंट भी करेंगे तो मैं मतलब मोर देन 95% मैं कमेंट्स का रिप्लाई करती ही करती हूँ। एंड टेलीग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं या कमेंट पे भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने वो आईडी वहां पे दे रखी है, तो मैं बहुत इजीली एक्सेसिबल हूँ। मेरे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप कनेक्ट नहीं कर सकते। एंड सर इफ यू परमिट मैं एक चीज और कहना चाहूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल मुझे थोड़ा एड ऑन करना था जी। क्योंकि मैं वीडियोस के लगातार कांटेक्ट में हूँ। मेरे पास हम्म मतलब त्रिपुरा से लेके और बड़ोदरा तक के और हम्म ऐसे ही साथ में भी चेन्नई तक से मेरे पास लोग जुड़े हुए हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा बस अगर LIC अगर हमारा कभी ये पॉडकास्ट सुने, हम मतलब हाँ उम्मीद करती हूँ कि अगर कभी वहां तक पहुंचे, कोई सुन राइट रहा हो मैनेजमेंट का बंदा, तो सर इतनी सी रिक्वेस्ट है कि उसको कुछ चीजें अपनी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए सो दैट कि जो वीडियोस हैं जो नए लोग आ रहे हैं वो एक्सेल कर पाए, और इससे एट द एंड जो इंस्टीट्यूशन है उसी का फायदा होगा, देश का फायदा होगा। क्योंकि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर प्रोग्रेस करेगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो ऑफकोर्स देश का फायदा होगा एंड यूथ का भी बेनिफिट होगा उसमें। तो मैं जस्ट उनके बिहाफ पे जो मेरे वीडियोस हैं उनके बिहाफ पे मैं कुछ पॉइंट्स उनके रखना चाहती हूँ कि मैडम, क्योंकि मेरे पास ये मीडियम मुझे मिला है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि इसका थोड़ा मैक्सिमम यूज कर लिया जाए, क्योंकि आपकी भी बहुत बड़ी ऑडियंस है जो सुन रही होगी इसको। तो मैंने कुछ 2 4 5 पॉइंट लिखे हैं जो कि वीडियोस को बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं और जिसपे LIC को ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जी प्लीज तो शेयर अगर आप, हाँ जी, प्लीज शेयर यस। जी जी। सर सबसे पहला तो ये है कि ट्रेनिंग को लेके कि LIC वीडियोस को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती। हमको जो ट्रेनिंग मिलती है, जो इन हाउस ट्रेनिंग होती है, तो वो तो मतलब हमारी थियोरी होती है, वो क्लासेस चलती है। एंड जो हमारी ब्रांच ट्रेनिंग होती है उसमें भी मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि डेली बेसिस पे हम लोगों को ही मतलब फील्ड करने भेज दिया जाता है। तो बहुत ना आपको बढ़िया ट्रेनिंग नहीं मिलती। तो LIC सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये है और सजेशन भी कि अगर वो कर सके, तो जैसे मैंने देखा, मैं कोर्ट में गई हुई हूँ, तो मैंने देखा कि एक नए जज जो आते हैं, जो अपॉइंट होता है, तो जो वर्किंग जज होता है ना उसी के साइड में वो बैठ के उसकी वर्किंग स्टाइल को देखता है कि कैसे काम हो रहा है, क्या डॉक्यूमेंट है, और वहीं पे जो वर्किंग जज होता है ना वो उसको सिखाता रहता है प्रोफेशनली जज को कि ऐसे ऐसे काम होता है, ये देखो आप ये फाइल डिलीट करो। तो अगर LIC अगर ऐसा कर सके कि किसी पीडीओ के अंडर में उसके 2 महीने उसको दिखा दिया जाए कि कोई प्रॉपर डीओ है ब्रांच का, वो देखो कैसे काम कर रहा है, उसकी वर्किंग स्टाइल कैसी है, कैसे वो पिच करता है। अगर ये सिखाने वाली इस तरीके की प्रोसेस हो, किसी SBA के अंडर हो या जो रिटायर हो गए SBA उनके अंडर दे दिया जाए, तब वहां पे मैक्सिमम बेनिफिट होगा। एक तो बात ये। दूसरा ये है कि सर जो ये टर्मिनेशन का क्लोज है ना, ये क्लोज 10 जो है अपॉइंटमेंट लेटर का क्लोज 10, उसके बेसिस पर टर्मिनेशन होता है। तो ये मुझे लगता है कि रीथिंक करने की जरूरत है, क्योंकि मतलब इस तरीके से तो अगर आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आप कैसे काम कर पाओगे? आपको हमेशा वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा कि कहीं मेरा टर्मिनेशन ना हो जाए। अभी बच्चे कंफर्म हो गए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना टारगेट पूरा कर दिया, बट वो एंजॉय नहीं कर पाते। वो उनको ये हो रहा है कि अगले साल मुझे 40 लाख का काम करना है, अभी मैं क्या करूं? मतलब ये प्रोसेस है, इसी में आप बहुत ज्यादा एंगेज रहते हो। तीसरा जो है वो वर्क कल्चर को लेके है। मतलब ये टोटली
ये आपके लक पे है कि अगर आपको ब्रांच अच्छी मिल गई, अगर आपको बीएम, एबीएम, एसबीएम, अगर आपको सीएम वगैरह अच्छे मिल गए तो अच्छी बात है। अदरवाइज तो फिर आपका मतलब बहुत ज्यादा हरेसमेंट होती है। मतलब सारी चीजें मैं यहाँ नहीं बता सकती, बट मेरे पास तो टेलीग्राम ग्रुप पे आते हैं, बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर है, बहुत ज्यादा। एंड टर्मिनेशन क्लोज को लेके सर, जिस बंदे की 31 साल की एज हो गई वो कहाँ जाएगा? सोशल स्टिग्मा भी होता है। मतलब अगर मेरे को तो ये डर लगता है कि कोई इस तरीके से, मान लीजिए किसी की 31 ईयर है, उसने 2 साल काम किया, 3 साल काम किया और उसको निकाल दिया, वो तो कहीं जाने लायक भी नहीं है। अगर वो प्रेशर में आके वो सुसाइड कर ले या वो कुछ भी इस तरीके का गलत कदम उठा ले, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज के लिए? कोई करेक्ट, भी नहीं। करेक्ट। ये सीरियस मुद्दे हैं, मुझे लगता है जिसपे मैनेजमेंट को एक बार रिथिंक जरूर से जरूर करना चाहिए। नो एब्सोल्युटली, प्रतिभा जी, आई एम श्योर अगर LIC के सीनियर मैनेजमेंट में से अगर कोई ये सुन रहा है तो दे विल श्योरली अंडरस्टैंड, बिकॉज जहाँ तक मैं जानता हूँ LIC कंपनी को, उसके सीनियर मैनेजमेंट से लेके बॉटम मैनेजमेंट तक जितने भी लोग काम करने वाले हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग देयर कलीग्स, राइट? सो आई एम श्योर अगर ऐसा कोई लूपहोल उनको नजर आ रहा है, दे विल इमीडिएटली एक्ट ऑन इट एंड दे विल सी दैट कुछ अननेसेसरीली लोगों को परेशानी नहीं हो। लेकिन यस, ऑडियंस में से किसी को भी कोई भी सवाल है, प्लीज गो ऑन प्रतिभा जीज टेलीग्राम चैनल, आपके सवाल वहाँ पे ज़रूर पूछेगा। उनके यूट्यूब चैनल को भी आप कनेक्ट कीजिए एंड यू विल श्योरली गेट मोर सपोर्ट ऑन स्पेसिफिकली ऑन हाउ टू अप्रोच, हाउ टू गो फॉर LIC जॉब, या उसमें किस तरह से काम करना चाहिए, मुझे अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, सो दैट मेरा जितने भी क्लॉजेज है, जितने भी उनके पैरामीटर्स है, वो आराम से मैं कंप्लीट कर पाऊँ, राइट? प्रतिभा जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एज अ गेस्ट ऑन दिस, एंड जो इंसाइट आपने दिया है स्पेशली फॉर न्यू LIC एस्पायरेंट, दैट इज फैंटास्टिक। एंड आई एम श्योर आपकी जो भी एडवाइस है उससे बहुत ज़्यादा लोग अब अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, वेल अवेयर डिसीजन लेंगे कि क्या मुझे इसमें मेहनत करके एग्जाम क्रैक करके इस पोजीशन पे आना है, या आई शुड थिंक ऑफ एनी अदर प्रोफेशन, क्योंकि कमिंग इन LIC और वर्किंग इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री इटसेल्फ इज वेरी वेरी फैंटास्टिक और अमेजिंग। इसमें प्रोग्रेस होता है हर किसी का, दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन, बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट, थैंक्स, बाय। देखिए, प्रतिभा जी का जो एक्सपीरियंस है ना, वो काफी ज्यादा यूनिक एक्सपीरियंस है कि उन्होंने मेहनत करके LIC के अंदर अपनी जगह बनाई। शी गॉट रिक्रूटेड इनटू LIC। उन्होंने जो भी नॉर्म्स थे उनको फॉलो किया, जो भी क्राइटेरियाज थे उनको अचीव भी किया, लेकिन बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक कोविड एंड ऑल, उनका एक पैरामीटर नहीं हुआ अचीव, राइट? और उनके मुताबिक उसी समय पे दूसरे लोगों को कुछ सहूलियतें दी गई थी, लेकिन उनको वो सहूलियतें नहीं मिली। सो शी हैज मल्टीपल टाइम्स रिक्वेस्टेड LIC कि मुझे भी वो सहूलियतें दीजिए, कोविड की वजह से मेरा भी नंबर ऑफ पॉलिसीज सिर्फ नहीं हुआ, इसलिए कैन यू पार्डन दैट। लेकिन सिर्फ इनको वो वेवर जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से वो दूसरे LIC के लोगों को हेल्प कर रहे हैं, जिस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जिस तरह से उनको मोटिवेट कर रहे हैं ना, दैट इज अमेजिंग। क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जब आप ज्वाइन होते हो ना, फिर वो LIC हो या कोई भी कंपनी हो, एक्चुअली आपको बताऊं, कमाने का है ना, स्काई इज द लिमिट। यस, देयर इज नो लिमिट टू अर्न मनी। लेकिन इस फील्ड में अगर आप वो जॉब मेंटालिटी लेके आओगे ना, तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको इस तरह से इस बिजनेस को देखना है जैसे ये एक बिजनेस है। जी हाँ, इट इज नॉट ए जॉब। आपको वो ओनरशिप, वो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, तब जाके सक्सेसफुल होंगे आप। और यही चीज प्रतिभा जी भी अपने सारे ऑडियंस को समझाती है विद हर यूट्यूब चैनल। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। मैं आपको ये भी पूछना चाहता हूँ, सो आप बताइए नेक्स्ट गेस्ट हमारा कौन होना चाहिए? आप किसको चाहोगे कि हम इनवाइट करें इस पॉडकास्ट पे? उसके बारे में प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा। और है ना, मैं इवन इंटरेस्टेड हूँ मेरे पॉडकास्ट पे कंट्री हेड्स को इन्वाइट करने के लिए। जी हाँ, हमारे ऑडियंस में से अगर आप में से कोई भी एक किसी कंपनी का कंट्री हेड है, तो आई वुड लव टू इन्वाइट यू, बिकॉज ऐसी बहुत कम जगह होती है जहां पे कंट्री हेड्स को मौका मिलता है उनके ऑडियंस को ये बताना कि उनकी कंपनी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, right? So on this podcast, the country heads can actually tell about the culture of their company. उनकी कंपनी में क्या अच्छी चीजें होती है और उनकी कंपनी लोगों को क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। एक्चुअली मेरा पर्सनल ये भी इंटरेस्ट है उनको इनवाइट करने का, कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं। अगले 5 या 10 साल में इंश्योरेंस इंडस्ट्री कितनी ज्यादा इवॉल्व होने वाली है, क्योंकि वो जो सोचते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे आर द पॉलिसी मेकर्स, राइट?
सो अगर आप कंट्री हेड हो या आप किसी कंट्री हेड को काफी ज्यादा अच्छे से जानते हो, सो प्लीज हेल्प मी कनेक्ट विद देम एंड आई वुड लव टू इनवाइट देम टू माय पॉडकास्ट। और प्रतिभा जी के चैनल को अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो उनका लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है, उसको क्लिक करके जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो उसका भी लिंक यहाँ पे दे दिया है, वहां पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप ऐसे अच्छे पॉडकास्ट फ्यूचर में जरूर देख पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।